आओ आशा, आओ बैठो। देखो आशा, ये जो तुमने मोटर एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखी है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारा छोटा भाई जख्मी हो गया है, उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। मगर तुमने ये रिपोर्ट इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखी है कि मालूम होता है जैसे तुम गौतम चंद्र जी को बदनाम कर रही हो। आखिर तुम्हारी उस बेचारे से क्या दुश्मनी है? मुझे उस बेचारे से कोई दुश्मनी नहीं, सिवाय इसके कि मैं उन सब आदमियों को अपना दुश्मन समझती हूँ जो काम नहीं करते मगर लाख लाख रुपए की मोटरें घुमाए फिरते हैं और परवाह नहीं करते चाहे किसी गरीब के बच्चे की जान चली जाए या वो उम्र भर के लिए लंगड़ा हो जाए। तुम्हें पता नहीं, पिछले साल उनकी कंपनी ने 1.25 लाख के इश्तहार हमारे अखबारों में छपवाए हैं और अब वो कहते हैं कि वो इश्तहार देना बंद कर देंगे अगर हमने ये लेख तुम्हारे नाम से नहीं छापा। कौन सा लेख? और अगर मैं कह दूं कि ये झूठ है, मैं इसे अपने नाम से नहीं छपने दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जानबूझकर अपने अखबार को लाखों का नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहती हो। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने मुझे सिखाया था कि अपने कलम से ऐसी कोई बात नहीं लिखना जिसे तुम सच न समझती हो। वो कौन बेवकूफ था? सर, वो आप थे। नमस्ते। मिस आशा, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं? आपके घर पहुंचा दूंगा। जी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? बड़े बेशर्म हैं आप। मुझसे डरती हैं आप? मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, और वो भी आपसे डरूंगी? तो फिर आप कार में बैठ जाइए ना, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। तो चलिए। थैंक यू। अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? जहां आपसे बात कर सकूं। बता सकते हैं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं अपने और आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बात करें। मुझे मोटर में पहुंचाने की जहमत न करिए, मैं पैदल जा सकती हूँ। आप नहीं जा सकती। ये क्या जबरदस्ती है? कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये पूछना है कि आपसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वो भी किसी अमीर खानदान में नहीं, जहां नौजवान अपनी बड़ी बड़ी मोटरों से गरीब बच्चों की टांगे कुचलते फिरते हैं। अनिल ने मुझे माफ कर दिया है, आप क्यों नहीं कर सकती? अनिल तो बच्चा है, लेकिन मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं, समझे मिस्टर गौतम? एक बात बताइए, आप अमीरों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अमीर होना पाप है क्या? हाँ, पाप है। हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म छुपा होता है। मगर ये दौलत मैंने तो पैदा नहीं की, मेरे दादा ने मेरे नाम छोड़ी है। मुझे उनके गुनाहों की सजा क्यों मिले? पोता दादा की दौलत का वारिस बन सकता है तो उसे अपने दादा के अपराधों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। शायद आप ठीक ही कहती हैं, मगर मैं समझता हूं इंसानी हमदर्दी के दरवाजे अमीरों के लिए भी बंद नहीं होने चाहिए। आशा जी, मैंने आप जैसी लड़की जिंदगी भर में नहीं देखी। अगर एक बेवफा लड़की ने जिंदगी में धोखा ना दिया होता तो मैं आपसे कहता। क्या कहते आप? कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। देखिए मिस्टर गौतम, आशा, इतनी जल्दी मेरी किस्मत का फैसला ना सुनाओ। मैं तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांग रहा, मगर दोस्ती की उम्मीद तो रख सकता हूं। क्यों आशा, हम दोस्त तो हो सकते हैं ना? हाँ, मगर कैसे? मेरे और आपके दरमियान तो सोने चांदी की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन ये दीवारें भी टूट जाएंगी। मुझे सिर्फ वक्त चाहिए और तुम्हारा भरोसा।
कम इन लूसी। अरे लूसी क्या हुआ? सॉरी सर, मैं समझी आप अपना गला काट रहे हैं। सिली गर्ल, क्या तुमने कभी किसी को कट थ्रोट रेजर से शेव करते नहीं देखा? ये फोन किसने भेजा? ओह, मैं तो भूल ही गई। ये मिस माया रानी की तरफ से फ्लोरिस्ट का आदमी दे गया है। अच्छा सर। लव from Maya. नमस्ते दादाजी, आज मैं 25 वर्ष का हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हेलो आंटी। हेलो गौतम, 25वीं सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू आंटी। अंकल जॉनी, कमिंग सर। गौतम, आज तुम्हारी बर्थडे है, कौन सी कार ले जाओगे? सलाम साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। नमस्ते दादाजी। हेलो। Hello, my boy. Many happy returns of the day. थैंक यू मिस्टर शर्मा। कहो क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। कहिए बिजनेस का क्या हाल है? वो भी फर्स्ट क्लास। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम जो है तुम्हारे कारोबार की देखभाल करने के लिए। आज तुम छुट्टी मनाओ, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो और जितने रुपए की जरूरत हो कैशियर से ले लो। मिस्टर शर्मा, क्या मैं एक हीरे की अंगूठी खरीद सकता हूँ? एक अंगूठी? तुम 100 हीरे की अंगूठियां खरीद सकते हो, मगर तुम्हें तो सिर्फ एक लड़की के लिए एक ही अंगूठी चाहिए ना, राइट? यस मिस्टर शर्मा। जाओ बेटा, मजे उड़ाओ। मैगी। यस सर। 372258। ऑफ कोर्स सर। हेलो। हाय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माया। मैं तो अपने आप को 25 वर्ष का बुढ़ा महसूस करने लगा हूँ। नॉनसेंस। कहो मेरे भेजे हुए फूल मिले? सुबह सवेरे ही मिले, और जानती हो उनमें से कैसी खुशबू आ रही थी? कैसी? तुम्हारे प्यार की। ओह डार्लिंग, तुम कितनी खूबसूरत बातें करते हो। कहो आज का प्रोग्राम क्या है? तुम्हारी सालगिरह कैसे मनाई जाए? ओबेरॉय शेरेटन में लंच और रात को डिनर और डांस। बट फर्स्ट द प्लंज इन द पूल।
गौतम, आज बहुत सुनी हो गई। Let's have a drink before lunch. Come along. डार्लिंग, कल रात तुमने बहुत विस्की पी ली थी, मगर पार्टी में बड़ा मजा आया। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोगों की नजरें तुम पर थीं और मैं जलन के मारे मरा जा रहा था। Are you very jealous, गौतम? Yes, माया, very. मैंने कहा नहीं, मुझे तो किसी का तुम्हारे साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे खरीद लेना चाहते हो? इरादा तो ऐसा ही है। क्या कीमत दोगे? अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना घर, अपना नाम। माया, इसे हंसी में मत उड़ा देना। मैं इस सौदे के लिए बहुत ही कीन हूँ। कुछ पेशगी चाहिए तो ये हाजिर है। गौतम डार्लिंग, ये अंगूठी तो अनमोल है। और जिसके लिए है वो भी तो अनमोल है। पहन कर देखो। एंगेजमेंट कब हो रही है भाई? बहुत जल्दी ही हो जाएगी। माया के डैडी कभी ड्यूटी गए हुए हैं, उनकी वापसी का इंतजार है। देखो गौतम, हमें इनवाइट करना मत भूलना। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ शैंपेन पीऊंगा भाई। विनोद, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हें तो शैंपेन के टब में डुबो दूंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मेरी सुबह शूटिंग। अच्छा बाय। डोंट फॉरगेट अस, डोंट वरी। ओके बाय। किसी से काम आ उठा ले अपना जाम, क्या तुझे किसी से काम? इस छलकते जाम में, हाँ इस छलकते जाम में डुबो दे अपनी सुबह शाम। इस छलकते जाम में डुबो दे अपनी सुबह शाम। सुबह शाम, सुबह शाम। जिंदगी खरीद ले, जेब में अगर है दाम, अगर है दाम, अगर है दाम। जो तुझे बुरा कहे, प्यार को खता कहे, जो तुझे बुरा कहे, प्यार को खता कहे, तू भी मेरी जान है, तू भी मेरी जान है, दूर से ही कर सलाम, तू भी मेरी जान है, दूर से ही कर सलाम, कर सलाम, कर सलाम। अपना जाम, अपना जाम,
अपना 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 जाम, अपना जाम, अपना जाम, अपना जाम। Hey, hello, sweetheart. हेलो डार्लिंग। अरे डार्लिंग डार्लिंग क्या करता है? कौन? मुन्ना भाई, हम गौतम साहब बोलते हैं। ओह सलाम साहब, माफ करना साहब। अच्छा, अभी मैं साहब को टेलीफोन दो। वो तो सो रही है, कहिए तो उठा दो। नहीं नहीं, उन्हें सोने दो। वो उठे तो कहना हमारा फोन आया। अच्छा। हेलो। हेलो गौतम माय बॉय, कहो कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर। तुम मुझे सर सर क्या कहते हो? इन सब कंपनियों के तुम चेयरमैन हो, सच पूछो तो तुम मालिक हो, हम तुम्हारे नौकर हैं। मिस्टर शर्मा सर, आप ही तो ये सब कंपनियां चलाते हैं। मैं बिजनेस बिजनेस क्या जानूं। लेकिन इतना तो जरूर जानते हो कि आज शाम को 6 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ओह, मैं तो भूल ही गया था सर। आई मीन मिस्टर शर्मा, मैंने तो माया को इनवाइट किया हुआ है। माया को कल इनवाइट कर सकते हो, मगर यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो। हेलो माया। हाय डार्लिंग, अभी अभी सोकर उठी हूँ। और मैं इतनी बिस्की और शैंपेन पी के भी नहीं सो सका। रात भर तुम्हारे और अपने बारे में सोचता रहा। कहो माया, लंच खाएं? I'd love to, darling, मगर 2 घंटे तो मुझे तैयार होने में लगेंगे। तो 4 बजे चाय पिए? क्यों? Oh no, darling, I'm so sorry. 4 बजे तो मेरा हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट है। I want to look my best when I see you tonight. माया, वो डिनर तो आज कैंसिल करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है आज शाम को, न जाने कब खत्म होगी। इसका मतलब है तुम मुझसे आज मिलना ही नहीं चाहते? डोंट बी सिली माया, जरूर मिलना चाहता हूँ, मगर कभी कभी काम भी करना पड़ता है। कल सुबह जहाँ कहो वहाँ मिलेंगे। Okay then, lunch at Taj. ओके, मगर आज शाम को क्या करोगे? तुम्हें याद करूंगी, या शायद किताब पढ़ूंगी और तुम्हें याद करूंगी, या शायद जल्दी सो जाऊंगी और तुम्हें सपने में देखूंगी। जानती हो माया, सारी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे भोली भाली लड़की कौन है? I know, darling. बाय बाय। Okay, bye bye. रिकॉर्ड द मिनट्स प्लीज। मैं ये रेजोल्यूशन पेश कर रहा हूं जो मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। हाँ मिस्टर शर्मा, सबने पढ़ लिए हैं। जब मिस्टर शर्मा ने खुद ही रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किए हैं, तब हमें पढ़ने की जरूरत थी क्या है? ओह थैंक यू सर। दोज इन फेवर? चेयरमैन साहब, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, सब काम मैं देख लूंगा। तो मैं जा सकता हूँ मिस्टर शर्मा माया से मिलने? आई वॉन्ट टू गिव हर ए सरप्राइज। Sure, go ahead. Maybe she will give you a surprise, my boy. साहब, मेम साहब से तो हमारी आंची आगे मिलेगी, हमें तो मिस साहब से मिलना है। वो तो ठीक है साहब, आप यहाँ बैठे, मैं मिस रहने दो, मैं आप ही मिल लेता हूँ।
बड़ी जल्दी खत्म हो गई। ओह गौतम, दिस इज गोपाल। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्हें हम प्यार से गोगी कहते हैं। गोगी, गौतम ऑफ चंद्रा एंटरप्राइज। Hi there, Gautam. Join us for a drink? Come around. Let's have a little fun. Come on, come on. मालूम पड़ता है तुम्हारे दोस्त ने 1 2 नहीं 3 3 भूत देखे। दूध ले आया अनिल? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे अनिल को? मोटर के नीचे आ गए। किसकी? इन साहब की। अरे हटो हटो हटो, जाए दो हमरा के। हाय हाय, ये हमरा बिटवा के ना होई गवा। चाची, आशा, तू घबरा नहीं बेटी, तो हर चीज डॉक्टर लेने वास्ते गए हैं। अरे हटो हटो, भला मानो सब दूर हटो। एक तो इतनी गर्मी और ऊपरा से तोहार लोगन की भीड़। आशा, तू ठहर बेटी, हम अभी हल्दी पीस के लावत हैं। आशा जी, अनिल को लेकर अस्पताल चलिए, मेरी कार हाजिर है। अनिल को अगर अस्पताल ले जाना होगा तो मैं ले जाऊंगी। आपकी कार को जो काम करना था उसने कर दिया। आशा जी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपके भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा अस्पताल। आपका नाम? गौतम चंद्र। गाड़ी का नंबर? MRC 4775। अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी मिस्टर गौतम चंद्र। चंद्रा एंटरप्राइजेस। हुजूर, ये एक सीरियस केस है। कार नंबर MRC 4775 तुलसी पाइप रोड से रात के 8:17 पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी। ड्राइवर की लापरवाही से एक बच्चा मोटर के नीचे आ गया। दोनों टांगे कुचली गईं। मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है हुजूर। मोटर किसकी थी? मोटर तो चंद्रा एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर गौतम चंद्र की है। कौन चला रहा था? योर वर्शिप, इस कार को हमारी कंपनी का ड्राइवर माधव सिंह चला रहा था। वो यहाँ हाजिर है। तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? जी हुजूर। तुम इतनी लापरवाही से मोटर क्यों चला रहे थे? उस बच्चे की जान चली जाती तो? हुजूर, माफी दे तो कहूँ, मैं थोड़ी दारू पिए हुए था। नशे की हालत में मोटर चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। 1 महीने की कैद और... हुजूर, मुझे कुछ कहना है। मिस दाशा, मैं रिपोर्टरों को अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी की इजाजत नहीं दे सकता। हुजूर, आज मैं रिपोर्टर की हैसियत से नहीं, एक फरियादी की हैसियत से आई हूँ। जो बच्चा उस कार से कुचला गया, मेरा भाई है। हुजूर, मैं ये भी बता दूं कि मैं रिपोर्टर तो जरूर हूँ, मगर मेरे पास वकालत की सनद भी है। हमें आपके साथ हमदर्दी है, मगर आपको कहना क्या है? हुजूर, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस कार के मालिक मिस्टर गौतम चंद्र से हलफ लेके पूछा जाए कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी कौन चला रहा था। योर वर्शिप, चंद्रा एंटरप्राइजेस के ड्राइवर माधव सिंह ने अभी आपके सामने इकबाल जुर्म कर लिया है। जो सजा आप देंगे वो ये भुगतने के लिए तैयार है। बाकी आपको आगे बढ़ाने से क्या फायदा? इस कोर्ट में कानून और इंसाफ के खिलाफ कोई बात नहीं होगी।
मिस्टर गौतम चंद्रा को गवाही के कटारे में पेश किया जाए। कहो गीता की सौगंध, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। गीता की सौगंध, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर गौतम चंद्रा, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी कौन चला रहा था? सच बात तो यह है हुजूर कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। इडियट, ये क्या पागल हो गया? ऑर्डर ऑर्डर। 15 दिन की कैद और 200 रुपया जुर्माना। वकील साहब, हम इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। नहीं जनाबे वाला, किस्मत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। आओ बेटे, चिट्ठियां देखें सर। मैंने भी अपना काम खत्म कर लिया। अब हम अनिल को देखते अस्पताल चल सकते हैं। काश इस दुनिया में ऐसे और भी इंसान होते। यहाँ तो ऐसे 2 टांग के जानवर हैं जो दूसरे इंसानों के बच्चों को अपनी मोटरों के नीचे यूं कुचल देते हैं जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। ओहो, गौतम चंद्र की बात कर रही है तू? मगर बेटी मानना पड़ेगा, बड़ा मर्द आदमी है जिसने भरी कोर्ट में अपना जुर्म तस्लीम कर लिया और जेल चला गया। चाचा, जेल भी इन अमीर आदमियों के लिए एक सैर तफरी की जगह है। वो चैन से बैठा बंसी बजा रहा होगा। अरे सोहन भाई, ये नया रंग रूट तो बड़ी अच्छी धुन बजाता है। बेवकूफ जानता कौन है? बहुत बड़ा सेठ है। अरे ऐसा? नमस्ते सेठ भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई, तुम मुझे पागल क्यों समझते हो? इसलिए कि आप यहाँ पर हैं। सुना है आप लखपति सेठ हैं, फिर यहाँ कैसे? मोटर तेज चला रहा था, एक बच्चा नीचे आ गया। तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? कसूर तो सरासर बच्चे का था। वो तुम्हारी मोटर के नीचे क्यों आ गया? ये है हमारे कॉमरेड क्रांति, बड़े जोशीले ट्रेड यूनियन वाले। मजदूरों ने जब मिल के मैनेजर का घेराव किया तो पुलिस का कहना है कि इसी ने मजदूरों को बहकाया भड़काया, जिसकी वजह से मारपीट हुई और एक आदमी मारा गया। ओह, मैं पॉलिटिक्स से बहुत घबराता हूँ। तुम बतलाओ यहाँ कैसे आना हुआ? अपना आना जाना तो लगा रहता सेठ भाई। 3 महीने अंदर 3 महीने बाहर। धंधा ही कुछ ऐसा है। क्या धंधा है? जेब काटना। और ये है मेरा पार्टनर, मशहूर ताला तोड़। दुनिया में कोई ऐसी तिजोरी नहीं जिसे सोहन अपने हाथों से ना खोल सके। सेठ साहब, कभी कोई लोहे का अलमारी या सेफ का चाबी आपको जो गुम जाए तो सोन को याद करना। दरअसल सेठ भाई, हम दोनों वही करते हैं जो आप सेठ लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? मुझसे पूछो। ये लोग बच्चों के पीने का दूध चुराते हैं, औरतों की मांग से सिंदूर निकाल लेते हैं, चमकती हुई खूबसूरत आंखों से काजल चुरा लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता। हाँ सेठ साहब, आपने कोई वकील या बलिस्टर नहीं किया था? हाँ? वकील बैरिस्टर सब किए होंगे। अदालत में अपना ड्राइवर भी पेश किया होगा, जिसने हलफ उठाकर यह भी कहा होगा गाड़ी मैं चला रहा था। आपको कैसे मालूम हुआ? बिल्कुल यही हुआ अदालत में। मगर जब मैं गवाहों के कटहरे में खड़ा हुआ और गीता मेरे सामने रखी गई तो मैं झूठी कसम न खा सका। बरोबर, गीता को बीच में डालकर कोर्ट वाले बड़ी धांधली करते हैं। और तो और अपन भी झूठी कसम नहीं खा सका। अरे कसम खाने पर याद आया सेठ भाई, अगर आपको भूख ना लगी हो तो ये खाना मैं खा लूं। अरे अरे खबरदार, सेठ साहब को आपको भूख जरूर लगेगा। पहले दिन ऐसे ही होता है पार्टनर। आओ। मिस्टर, सच सच बताओ क्यों आए हो यहाँ? शायद पिछले जन्म में मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब था और फिर जेल में ना आता तो इतनी दिलचस्प हस्तियों से मुलाकात कैसे होती। मगर सच बात तो यह है कि एक लड़की की आंखों में जो चमक थी वो मुझे यहाँ ले आई। उसकी आंखें कह रही थी, अगर हिम्मत है तो अपने पाप का प्रायश्चित करो और जेल जाकर दिखाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आओ आशा, आओ बैठो। सर देखो आशा,
ये जो तुमने मोटर एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखी है ना, मैं जानता हूँ तुम्हारा छोटा भाई जख्मी हो गया है, उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। मगर तुमने ये रिपोर्ट इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखी है कि मालूम होता है जैसे तुम गौतम चंद्र जी को बदनाम कर रही हो। आखिर तुम्हारी उस बेचारे से क्या दुश्मनी है? मुझे उस बेचारे से कोई दुश्मनी नहीं, सिवाय इसके कि मैं उन सब आदमियों को अपना दुश्मन समझती हूँ जो काम नहीं करते मगर लाख लाख रुपए की मोटरें घुमाए फिरते हैं और परवाह नहीं करते चाहे किसी गरीब के बच्चे की जान चली जाए या वो उम्र भर के लिए लंगड़ा हो जाए। तुम्हें पता नहीं, पिछले साल उनकी कंपनी ने 1.25 लाख के इश्तहार हमारे अखबारों में छपवाए हैं और अब वो कहते हैं कि वो इश्तहार देना बंद कर देंगे अगर हमने ये लेख तुम्हारे नाम से नहीं छापा। कौन सा लेख? और अगर मैं कह दूं कि ये झूठ है, मैं इसे अपने नाम से नहीं छपने दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जानबूझकर अपने अखबार को लाखों का नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहती हो। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने मुझे सिखाया था कि अपने कलम से ऐसी कोई बात नहीं लिखना जिसे तुम सच न समझती हो। वो कौन बेवकूफ था? सर, वो आप थे। नमस्ते। गरम वरम तो है। अरे बिल्कुल यार, सोने देना, बड़े मजे की नींद आ रही है। और ठीक है, मैं ही ला देता हूँ चाय। सेठ का चमचा। ये गौतम सेठ तो ऐसे सो रहा है जैसे जेल का बैरक ना हो, इसका एयर कंडीशन बेडरूम हो। क्रांति भैया, एयर कंडीशन बेडरूम में ऐसी नींद कहाँ आती है? तो मैं बताऊं गौतम सेठ, जब अपने एयर कंडीशन बेडरूम में नींद ना आए ना, तो बाहर फुटपाथ पे जाके सो जाया करना, जहां बंबई के कई लाख आदमी सोते हैं, नीले आसमान के नीचे। वहां बड़ी अच्छी नींद आती है। लो सेठ भाई चाय। इनका भाषण चालू हो गया। क्रांति भाई, ये आर्थर रोड का जेल खाना है, चौपाटी की जाहिर सभा नहीं। एक बार चालू हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। माफ करो हमारे सेठ भाई को। हा? नहीं क्रांति भैया, तुम्हारे कड़वे शब्दों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अरे गौतम चंद्र जी, क्या मालूम था कि आपसे जेल में मुलाकात होगी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। सेठ भाई, ये हमारे सेठ फूलचंद जी हैं, 12 नंबर बैरक में रहते हैं। सच, भगवान ने बहुत बड़ी भूल की जो इन्हें पैदा कर दिया। थोड़ा मस्करी करे है। मैं सेठ फूलचंद एंड कंपनी का मालिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कमीशन एजेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझे ना सेठ भाई? यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। गौतम चंद्र, चलो तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। क्यों भाई, मैंने क्या किया? किया कुछ नहीं, आज तुम्हारी छुट्टी है। बच गया। क्रांति जी, तुम जाओ, अगले हफ्ते मैं भी बाहर आ रहा हूँ। भूलना नहीं, तुम्हारी उंगलियों पर मेरा शाप है। अब ये किसी की जेब नहीं काट सकती। ठीक है, तो फिर ये लेते जाइए। कॉल कर दिया, याद रखना, अब आगे से ये कभी मत करना। नमस्ते सोहन जी। नमस्ते क्रांति। सेठ भाई अपन जरूर आएगा। बाय बिल्कुल सोहन, बाय बाय। ये गौतम सेठ तो है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा आदमी। तो क्या सेठ लोग अच्छे नहीं होते? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। अपन को बोला अपने पास आना, तुमको नौकरी देगा। मुझसे भी कहा है जेल से छूटकर मेरी फैक्ट्री में मजदूरों को पढ़ाया करना। लेकिन इन सेठों की बातों का क्या एतबार। वो जेल और जेल के साथी सबको भूल जाएगा जब अपने महल में मखमली गद्दों पर सोएगा।
साहब उठिए साहब। अरे यार भीखू सोने देना। साहब मैं भीखू नहीं, रामू। कौन? रामू? साहब आप सोते सोते गिर पड़े, कहीं चोट तो नहीं आई? अरे बेवकूफ, मैं गिरा नहीं, मैं तो रात को यहीं सोया था। हेलो गौतम। हेलो आंटी। कहो कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आज नाश्ता आपने कमरे में ही कर लिया? इतनी भूख जो लगी थी, आज तो डबल नाश्ता किया है मैंने। अच्छा, मगर सुना है तुम अपने बिस्तर पर नहीं सोए, ये सब क्या? आंटी सच बात तो यह है कि मुझे नरम बिस्तर पर सोने की आदत ही नहीं रही। जेल में जमीन पर सोना पड़ता था, बड़े मजे की नींद आती है, तो मैंने बिस्तर जमीन पर लगा लिया है। कोई बुरी बात तो नहीं की मैंने आंटी? आंटी कार की चाबियां कहाँ है? चाबियां तुम्हारे ड्राइवर के पास हैं। मेरा ड्राइवर? ये सब क्या है? उस दिन एक्सीडेंट हो गया था ना, तो हमने सोचा तुम्हें कुछ दिन मोटर नहीं चलानी चाहिए। और ये कौन? तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हारी हिफाजत के लिए। देखा ना, वो तो खैरियत हो गई, नहीं तो एक्सीडेंट के बाद फुटपाथ वाले तुम्हें मार डालते। वो किसी को मारते नहीं आंटी, वो तो रोज खुद मारे जाते हैं। ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, तू जा बोली। हेलो हेलो मिस्टर शर्मा। वेलकम होम मिस्टर चेयरमैन। सुस्वागतम, खुश आमदीद। थैंक यू मिस्टर शर्मा। ओह डोंट मेंशन इट। हेलो आंटी। जी हाँ, मुझे सब याद है। इस वक्त 11 बजे हैं, बाहर बोलू दूध का गिलास लिए खड़ा है। थैंक यू आंटी। सलाम साहब। चीयर्स। बोलू, 15 दिन जेल का खाना खाओ तो दूध तो क्या दुनिया की हर चीज अच्छी लगने लगेगी। ठहरो, 5 रुपए कर्जा दे सकते हो? जी सर, क्या कहा आपने? 5 रुपया कर्जा। जी सर। सलाम साहब। मैगी, यस सर। अगले 3 घंटे तक कोई टेलीफोन आए तो कह दो साहब बिजी हैं, मैं सोने वाला हूँ। जब उठूंगा तो तुम्हें फोन कर दूंगा। टिल देन एब्सोल्युटली नो कॉल्स। ऑफ कोर्स सर। आ जाइए, मैं अंदर के कमरे में हूँ। हेलो। हेलो, आप दीदी से मिलने आए हैं ना? वो तो दफ्तर गई है। क्या मिस्टर भट्टाचार्य यहाँ नहीं रहते? जी नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी दीदी रहते हैं। लगता है भाई साहब आप गलत फ्लैट में आ गए हैं। हो सकता है गलत फ्लैट ही हो। 5 माला चढ़ते चढ़ते सांस फूल गया है। कहो तो बैठ जाऊं? जरूर जरूर बैठिए। मैं भी अकेला बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। मेरी दीदी तो शाम को आती है। आप पानी पियेंगे भाई साहब? नो थैंक्स। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी टांगों को क्या हुआ? जी। ऐसा भयानक कार एक्सीडेंट? तुम्हें तो बहुत चोट आई होगी। सच बताऊं अंकल, मैं तो फौरन बेहोश हो गया था। मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, पर उस बेचारे आदमी को मुझे उठाकर 5 माला ऊपर लाना पड़ा। उस बेचारे को? तुम उससे नफरत नहीं करते? मैं किसी से नफरत वफरत नहीं करता। अमीरों से भी नहीं? अमीर आदमी, गरीब आदमी सब अच्छे हो सकते हैं अगर वो भले आदमी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे चटर्जी की तलाश करनी है। पर भाई साहब, जब आप आए थे आप कह रहे थे आपको मिस्टर भट्टाचार्य जी से मिलना था। मुझे पकड़ लिया ना तुमने। भट्टाचार्य और चटर्जी तो बहाने हैं भैया, सच पूछो तो मुझे अपनी ही तलाश है। आप फिर आएंगे ना? तुम बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। जरूर जरूर आना, मैं तो अकेला बोर हो जाता हूँ। अच्छा मैं आऊंगा। पक्का वादा?
बिल्कुल पक्का। हेलो अनिल। हेलो दीदी, बड़ी देर कर दी आज। कहो, आज दिन भर क्या करते रहे? पहले किताब पढ़ी, तस्वीर बनाई। दिखाओ, कौन सी तस्वीर? राणा प्रताप की? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। फिर चाची खाना लेकर आ गई और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। अच्छी है ना चाची? बहुत अच्छी। और दीदी, एक बात तो मैं भूल ही गया। एक साहब भूल से हमारे घर में आ गए थे, किसी चैटर्जी या बैनर्जी की तलाश में थे। अच्छा। मैंने कहा बैठिए, वो बैठ गए। बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे। बहुत भले आदमी थे वो दीदी। भैया, ऐसे अनजाने लोगों से घुल मिल जाना अच्छा नहीं है। आइंदा ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो। तुम ही बताओ दीदी, इन लोगों को मैं इस हालत में अंदर आने से कैसे मना करूं, कैसे मना करूं? दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। थैंक यू जॉनी। गौतम, जी आंटी। तुम जानते हो, जब तुम अपनी बेवकूफी और जिद की वजह से जेल में थे, तो कंपनी का काम चलाने में हमें काफी दिक्कत हुई। तुम्हारे दस्तखतों के बिना मिस्टर शर्मा के हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्यों आंटी? मिस्टर शर्मा तो सुना है बगैर दस्तखतों के ही काफी काम कर लेते हैं। मेरा मतलब है, मेरे सामने जब भी वो कोई कागज या चेक रखते हैं, मैं उसमें बिना सोचे समझे दस्तखत कर देता हूँ। वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। मिस्टर शर्मा बड़े सीनियर आदमी हैं, उन पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। मेरी अपनी राय में तुम ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दो और सारे काम का बोझ मिस्टर शर्मा पर डाल दो। उसके बाद तुम छुट्टी मनाने आराम से कश्मीर जा सकते हो। ओह, कश्मीर! खूब याद दिलाया आंटी। ये सेब भी तो कश्मीर से आए हैं। 2 चार ले जाता हूँ, रात को भूख लगती है ना। चाची चाहे तो लंदन या पेरिस चले जाओ। फ्रांस बड़ा रंगीन मुल्क है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और वहाँ की शैंपेन तो कमाल की होती है। शैंपेन? शैंपेन तो अंगूरों की बनती है। मैं ये अंगूर भी ले जाता हूँ। बाकी बातें किसी और दिन करेंगे। अब तो नींद आ रही है। जेल में तो 9 बजे ही बत्तियां बुझा देते हैं। गुड नाइट आंटी। पागल कहीं का। It was very interesting. The movements they showed us. हेलो गौतम डार्लिंग। आपने सुना नहीं? आपके गौतम डार्लिंग का तो देहांत हो गया मोटर एक्सीडेंट में। तुम अब भी खफा हो मुझसे? उस दिन की सारी बात तुम गलत समझे। नहीं माया, गलत तो मैं उस दिन तक समझ रहा था। उस दिन तो बात साफ हो गई। तो फिर हम पहले की तरह क्यों ना मिले? इसी दम मुकैम्बो चले आओ। There is a lot of fun here tonight. You'll love it, darling. Please. अब तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। गुड नाइट मिस माया रानी। Bloody bastard. कौन है? कहो अनिल, कैसे हो? ठीक हूँ। इस बैग में क्या है? बहुत सी चीजें हैं। मुझे दिखाओ ना। जरूर दिखाता हूँ। देखो, ये देखो संतरे, ये है सेब और ये है अंगूर। और देखो, ये है विटामिन की गोलियां जो तुम्हें ताकत देंगी। और ये है कैल्शियम की गोलियां जो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत बनाएंगी। और देखो मैं क्या निकालता हूं। मैं निकालता हूं चांद पे चलने वाला कॉस्मोनॉट। क्यों, क्या हुआ? क्या कॉस्मोनॉट पसंद नहीं आया? लोग चांद पर चल रहे हैं और मैं जमीन पर भी नहीं चल सकूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। फिक्र न करो पहलवान, अब देखते जाओ क्या होता है। जिंदगी
सिगरेट का धुआं, ये धुआं जाता है कहाँ या कहीं जाता नहीं, ये सोचो ना सोचो मेरी जान, ये धुआं जाता है कहाँ, ये धुआं जिंदगी सिगरेट का धुआं, ये धुआं जाता है कहाँ या कहीं जाता नहीं, ये सोचो ना सोचो मेरी जान, ये धुआं जाता है कहाँ, ये धुआं जिंदगी सिगरेट का धुआं। दिल को अपने तू छोटा न करना, ओ दिल को अपने तू छोटा न करना, ये कली दिल की फिर से खिलेगी, छिन गई है जो शक्ति बदन की, वही शक्ति तुझे फिर मिलेगी, तेरे पाँव को चूमेगी पर्वत की सब चोटियाँ, सब चोटियाँ, जिंदगी सिगरेट का धुआं। फिर से दौड़ेगा चलने लगेगा, वो फिर से दौड़ेगा चलने लगेगा, लहू तन में मचलने लगेगा, दिल पे छाया है जो ये अंधेरा भी ढलने लगेगा, तुझे चांद पे चलते देखेगा सारा जहां। तुझे चांद पे चलते देखेगा सारा जहां, सारा जहां, जिंदगी सिगरेट का धुआं, ये धुआं जाता है कहाँ या कहीं जाता नहीं, ये सोचो ना सोचो मेरी जान, ये धुआं जाता है कहाँ, ये धुआं जिंदगी सिगरेट का धुआं। अनिल, अब मुझे जाना ही चाहिए, ये सब चीजें मैं तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप बहुत अमीर आदमी है क्या? नहीं, मगर ये सवाल क्यों किया? मेरी दीदी कहती है अमीरों के दिल पत्थर के होते हैं। तुम्हारी दीदी ठीक कहती हैं, मगर मैं तो इतना गरीब हूँ कि ये सेब और संतरे तुम्हारे लिए चुराए हैं, और ये सब कर्जा लेकर खरीदा है। पर ये सब क्यों किया आपने? ये सब इसलिए किया कि तुम मेरी एक ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हो जो टांग टूटने से भी ज्यादा भयानक है। वो कौन सी बीमारी होती है? हाय अनिल। दीदी आज सवेरे ही आ गई। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है ना, आज चाचा ने जल्दी छुट्टी दे दी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, केले और संतरे। अरे ये सब कौन लाया? चाची? हाँ, वो बेचारी कहाँ से लाएंगी। सेब तो 1.5 रुपए का एक मिलता है और अंगूर 10 रुपए किलो। सेब अंगूर तो सिर्फ धनवान ही खा सकते हैं। अनिल,
सच बता, ये सब कौन लाया? दीदी वो आदमी आज फिर आया था। तो ये सब वो लाया है? जी दीदी, और ये भी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। बहुत अमीर आदमी है क्या वो? चोर भी हो सकता है, जादूगर भी हो सकता है। जब मैं रो रहा था उन्होंने गाना सुनाकर मुझे हंसा दिया। चोर जादूगर भी हो तो ज्यादा खतरनाक होता है। पर दीदी हमारे यहाँ है ही क्या चुराने के लिए? कौन जानता है तुझे ही चुराने आया हूँ। Hello, Asha. Asha, the editor would like to see you. May I come in, sir? आओ। मुझे गौतम चंद्र जी से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसूल के मामले में कभी समझौताबाजी न करना, ये भी आप ही ने सिखाया था। नमस्ते एडिटर साहब, और धन्यवाद। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तेरी फोटो बन गई है। ये तो हंसता हुआ बच्चा है। तू भी तो आजकल बहुत खुश रहता है। अमजद। हाँ अम्मी। अरे आज जुमा का दिन है, आज तो नहा ले। क्या मुसीबत है। अच्छा नील, मैं भी आया। आ जाइए। हेलो अनिल। नमस्ते भाई साहब। कहो पहलवान, कैसे हो? ऐसा हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी बढ़िया तस्वीर बनाई है। तस्वीर तो मेरी दीदी ने बनाई है, मैंने सिर्फ इसमें रंग भरे हैं। यार तुम्हारी दीदी तो कमाल है, जर्नलिस्ट भी है, वकील भी है, और अब मालूम हुआ कि ये आर्टिस्ट भी है। मगर तुम इसे कहाँ लगाओगे? तुम्हारी दीवार तो सारी भर गई है। वहाँ जहाँ मैं हर वक्त उसे देख सकूं। आप कृपा करके इसे वहाँ लगा देंगे? जरूर। अनिल यहाँ? नहीं नहीं, वहाँ। यहाँ? जरा ऊपर। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, नीचे। अच्छा। हाँ यहाँ, बस बस। बस? बस। क्या हो रहा है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समझ लीजिए, प्रायश्चित कर रहा। दीदी, यही है वो जिनकी लंबी चौड़ी मोटर कार ने तुम्हारी टांगों को कुचल लिया था। ये वही हैं जिनके हाथों तुम्हारा खून हो सकता था। पर दीदी, ये मेरे दोस्त हैं। भोले भाले बच्चे को आप खिलौनों की रिश्वत देकर और गाना सुनाकर अपने जाल में फंसा सकते हैं, मगर मुझे नहीं। मिस्टर गौतम, आज आपके कहने से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे कहने से नौकरी से निकाल दिया गया? जी हाँ। आपको और कुछ कहना है? जी नहीं। अनिल, सच सच बता, तुझे मालूम था ना यही है वो मोटर वाला? अरे गौतम चंद्र जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। काम मेरा है तो मुझे ही आना चाहिए था। जी वो काम तो आपका हो ही गया सेठ साहब, हमने उस लड़की को नोटिस दे दिया है। बहुत अच्छा किया आपने। मगर मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा नहीं भी किया आपने। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमने तो बिल्कुल वही किया जो आपने हमें लिखा था। हमने? हाँ जी, मेरा मतलब है वो आप या आपके मैनेजर है ना शर्मा साहब, हमारे तो एक ही बात है ना। बिल्कुल ठीक है, मगर मिस्टर शर्मा सिर्फ आज की सोचते हैं, हम आगे की सोचते हैं। मेरी बात मानिए तो उसका नोटिस वापस ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम चंद्र जी। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। नहीं नहीं, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं। जी मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। एवरीथिंग फाइन है मैं? फाइन सर।
क्यों भाई, कैसी परेशानी, क्या बात है? ये गौतम चंद्र यहाँ क्यों आया था? क्या अब ये हमारे अखबार की पॉलिसी बनाया करेगा? 1.25 लाख सालाना का इश्तेहार कर देता है, अपने आप को अखबार का मालिक समझ बैठा है। ये तो घेराव सा मालूम होता है। आप लोग चाहते क्या हैं? अगर आशा को नोटिस दिया गया है तो हम भी अपना इस्तीफा अभी दे देंगे। बस यही कहने के लिए हम लोग यहाँ आए। भाई तुम लोगों के बगैर तुम्हें अपना अखबार चला ही नहीं सकता। तो आशा को जो आपने नोटिस दिया है वापस लीजिए, ये हमारी डिमांड है। डिमांड है? तो फिर तो ये नोटिस वापस लेना ही पड़ेगा। चाहिए गौतम की कंपनी हमें इश्तेहार दे या न दे। ये हुई ना आवाज आजाद अखबार के एडिटर की। गौतम, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम कंपनी के मामलों में दिलचस्पी लेने लगे हो, लेकिन अभी तुम्हें ये कागजात पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए मैं खुद लेकर चला आया कि कुछ बताने समझाने की जरूरत हो तो मैं खुद समझा दूं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी कंपनियों की दूसरों के मुकाबले में क्या पोजीशन है? जो सबसे ऊपर की 10 कंपनियां हैं उन्हीं में हम भी हैं। वेरी गुड। तो मेरे अपने शेयर की कीमत क्या होगी? अगर बाजार में बेचने जाऊं तो क्या मिलेगा? 10 लाख, 20 लाख? क्या बात कर रहे हैं आप? कम से कम 50 लाख मिलेगा। इस सब की देखभाल करने के लिए हम आपको कितना देते हैं? यही कुछ 5,000 रुपये माहवार। बस? आपको तो कम से कम 10,000 रुपये मिलने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मगर ये सुनकर हमें वाकई खुशी हुई कि मेरे शेयर 50 लाख के हो सकते हैं। जी, बाजार भाव तो नीचे ऊपर हो सकता है, कम से कम 50 लाख। मिस आशा, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं? आपके घर पहुंचा दूंगा। जी नहीं। ये क्या बदतमीजी है, बड़े बेशर्म हैं आप। मुझसे डरती हैं आप? मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, और वो भी आपसे डरूंगी? तो फिर आप कार में बैठ जाइए ना, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। तो चलिए। थैंक यू। अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? जहां आपसे बात कर सकूंगा। बता सकते हैं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं अपने और आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं जानना, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बात करें। मुझे मोटर में पहुंचाने की जहमत न करिए, मैं पैदल जा सकती हूँ। आप नहीं जा सकती। ये क्या जबरदस्ती है? कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये पूछना है कि आपसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वो भी किसी अमीर खानदान में नहीं, जहां नौजवान अपनी बड़ी बड़ी मोटरों से गरीब बच्चों की टांगे कुचलते फिरते हैं। अनिल ने मुझे माफ कर दिया है, आप क्यों नहीं कर सकती? अनिल तो बच्चा है, लेकिन मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं, समझे मिस्टर गौतम? एक बात बताइए, आप अमीरों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अमीर होना पाप है क्या? हाँ, पाप है। हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म छुपा होता है। मगर ये दौलत मैंने तो पैदा नहीं की, मेरे दादा ने मेरे नाम छोड़ी है। मुझे उनके गुनाहों की सजा क्यों मिले? पोता दादा की दौलत का वारिस बन सकता है तो उसे अपने दादा के अपराधों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। शायद आप ठीक ही कहती हैं, मगर मैं समझता हूँ इंसानी हमदर्दी के दरवाजे अमीरों के लिए भी बंद नहीं होने चाहिए। आशा जी, मैंने आप जैसी लड़की जिंदगी भर में नहीं देखी। अगर एक बेवफा लड़की ने जिंदगी में धोखा ना दिया होता तो मैं आपसे कहता। क्या कहते आप? कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। देखिए मिस्टर गौतम, आशा, इतनी जल्दी मेरी किस्मत का फैसला ना सुनाओ। मैं तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांग रहा, मगर दोस्ती की उम्मीद तो रख सकता हूं। क्यों आशा, हम दोस्त तो हो सकते हैं ना?
हाँ, मगर कैसे? मेरे और आपके दरमियान तो सोने चांदी की दीवारें खड़ी हैं। एक दिन ये दीवारें भी टूट जाएंगी। मुझे सिर्फ वक्त चाहिए और तुम्हारा भरोसा। माफ करना आशा, मैं जब भी बहुत खुश या बहुत दुखी होता हूँ तो ये पुराना बाजा बजाने लगता हूँ। इस वक्त आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी? गौतम, तुम्हारी आत्मा तो एक कवि या कलाकार की आत्मा है। तुम इतने अमीर घर में क्यों पैदा हो गए? लेकिन ऐसा बाजा तो आजकल दिखाई भी नहीं देता। तुम्हें कहाँ से मिल गया? भिखू सोहन कहाँ से आए हैं? सर वो कहते हैं वो जेल से आए हैं। अरे जेल से? वो भिखू और सोहन वो तो हमारे पुराने दोस्त हैं। उनको अंदर भेज दो और उनके लिए चाय और नाश्ता भिजवा दो। आजा, आजा। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते। अपन तो यूं ही सलाम कहने को आ गया हुजूर। ये सेठ साहब और हुजूर क्या लगा रखी है? मैं तो वही तुम्हारा जेल वाला साथी हूँ। डरो नहीं, ये भी एक किस्म का जेल खाना ही है। जी, जेल खाना? अगर ये जेल खाना तो अपन को इधर उम्र कैद कर लो सेठ साहब। फिर सेठ साहब? सेठ भाई। बैठ। यहाँ नहीं, इधर। अच्छा। समझ ले, लगी थोड़ी लगी है। कहो कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। शाबाश। सेठ भाई, अपन तो आज जेल से गेट आउट हुआ है, पर ये बिल्कुल हफ्ता पहले आ गया। अजुल बेचारे को कहीं काम धंधा नहीं मिला। सेठ भाई, वो आपका श्राप है ना मेरी उंगलियों पर। जिस किसी की पॉकेट में हाथ डालता हूँ खाली निकलती है। मैंने कहा नहीं था? कहा तो था। बोलो यहाँ काम करोगे? है? सच? सेठ भाई काम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें तो किसी फैक्ट्री में चौकीदार बनवा देता हूँ। वहाँ अंदर से निकलने वालों की तलाशी लेनी पड़ती है। तुम्हारा तजुर्बा काम आएगा। और तुम्हें मैकेनिक रखवा देता हूँ। धन्यवाद। क्यों, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ भाई। चलो तो इस खुशी में कुछ खा पी लो। बैठो बैठो, शुरू करो। तू करना। मैं तो इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो शुरू करता हूँ। No. बोलू कहाँ है? छुट्टी पे गए साहब। अच्छा सुनो, हमारे इन दोनों दोस्तों को कैशे के पास ले जाओ। उन्हें ये चिट दे देना और कहना कि दोनों को 200 रुपए एडवांस दे दे और फिर उन्हें फैक्ट्री मैनेजर के पास ले जाना। क्या साहब? सलाम साहब। गौतम बेटा, मेरा मतलब है सेठ साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, कुर्सी पे बैठा हूँ। ये आपने कैशियर को क्या लिख के भेजा? चोरों को चौकीदार बनाना चाहते हैं? चोरों को चौकीदार बना रहा हूँ, चौकीदारों को चोर तो नहीं बना रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? अच्छा हुआ आप आ गए, बैठिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलानी है। लेकिन इसका तो नोटिस देना होगा। तो दे दीजिए। मगर एजेंडा क्या होगा? कहिए कि चंद्रा एंटरप्राइजेस के नए इंतजाम के लिए कुछ फैसले करने हैं। गौतम, बात क्या है? उस एक्सीडेंट के बाद तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। अब तुम किसी होटल या पार्टी में भी नहीं जाते। सुना है माया से भी नहीं मिलते। वो तुम्हें बहुत याद करती है। लेकिन मैं उससे बिल्कुल याद नहीं करता, इसलिए कोई और बात कीजिए।
और बात क्या करूं? मुझे कुछ मेरे बचपन के बारे में बताइए, मेरे माताजी पिताजी के बारे में। ये एकदम से तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। आंटी जी, हर आदमी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे इस दुनिया में कौन लाया और क्यों लाया। क्या ये काफी नहीं कि तुम सर उत्तम चंद्र के पोते हो? नहीं, ये काफी नहीं। बचपन से आज तक यही सुनता आया हूँ कि सर उत्तम चंद्र जी लखपति थे, करोड़पति थे, मिल मालिक थे, बड़े आदमी थे, लेकिन कोई मुझे मेरे पिताजी के बारे में नहीं बताता। अच्छा, मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिताजी बाप के इकलौते बेटे थे। दिल के दौरे से जब उनका देहांत हो गया तो पिताजी का दिल भी बैठ गया और उसके कुछ दिन बाद उनका भी हार्ट फेल हो गया। सारे घर में सिर्फ दादाजी की तस्वीरें हैं, मगर पिताजी की एक भी नहीं। क्यों? तुम्हारे दादा अपने जवान बेटे की कोई निशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए सब तस्वीरें हटा दी गई थी। और मेरी माँ का क्या हुआ? पति के देहांत के बाद ही वो भी चल बसी। वो कैसे मरी? जानना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी माँ ने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी। मगर क्यों? क्या पागल हो गई थी? वो पागल हो नहीं गई थी, वो पागल थी। क्या मैं भी अपनी माँ की तरफ पागल हूँ? दीदी मैं और नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अनिल, दलिया खाने से तुम्हारे बदन में ताकत आएगी, थोड़ा सा और खा लो। बच्चों को तो बहुत भूख लगती है। भूख कैसे लगे, सारा दिन तो मैं लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। डॉक्टर साहब कब ये प्लास्टर उतारेंगे? अनिल, तुम्हें मालूम है अभी 15 दिन बाकी हैं। पर दीदी मैं इससे तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। अनिल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो इतने बहादुर हुआ करते थे, हमेशा हंसते रहते थे उस बच्चे की तरह। अब क्या हुआ? दीदी अब गौतम भैया क्यों नहीं आते? मैं रोज उनका इंतजार करता हूँ। क्या आपने उन्हें मना कर दिया है? तुम उनको बहुत याद करते हो? जी दीदी। अनिल, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है। तुमने क्या सचमुच उनको माफ कर दिया? इसमें माफ करने की क्या बात है दीदी? ऐसे मोटर एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो अनिल। कल तुम्हारे गौतम भैया तुमसे मिलने आएंगे। दीदी क्या तुम अब भी गौतम भैया से नाराज हो? नमस्ते सेठ साहब। फिर वही? मेरा मतलब है नमस्ते सेठ भाई। नमस्ते, बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। बैठो। अरे संभल के। हाँ। अब बोलो, क्या कहना है? सेठ भाई, आपकी मिल में बड़ा गोलमाल हो रहा है। कैसा गोलमाल? रोज रात को एक ट्रक कपड़े का भरकर चो दरवाजे से बाहर जाता है। अच्छा। मैंने तो पहले दिन रोका, लेकिन वो दूसरा चौकीदार है ना, वो कहने लगा यहाँ जो कुछ होता है मालिकों के हुक्म से होता है। अगर तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो तो चुपचाप रहो। तो तुम चुप क्यों नहीं रहे? अरे सेठ भाई, अगले दिन उन्होंने मुझे 5 रुपए देकर कहा कि ये बात गौतम सेठ से नहीं कहना। भले नौकरी उन्होंने दी हो, लेकिन हुक्म यहाँ सिर्फ मिस्टर शर्मा का चलता है। शाबाश बेकू, अब तुम जाओ, मगर आंखें खुली रखो और जो देखो लिखते रहो और फिर मुझे बताओ। जी हुजूर। लिखने के लिए सेठ भाई। अच्छा। हेलो। हेलो। आशा। अनिल आपको बहुत याद करता है। तो मुझे इजाजत है उससे मिलने की? ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, आप जरूर उससे मिलिएगा। और उसे ताजा हवा खिलाने ले जाऊं अपनी मोटर में? जरूर ले जाइए, मगर गाड़ी जरा देखकर चलाइएगा। देखकर ही चलाऊंगा, मगर अनिल की हिफाजत के लिए उसकी बहन को भी साथ जाना होगा। मैं अभी आया, अनिल के लिए आइसक्रीम ले आऊं।
क्यों अनिल, अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, बहुत मजा आ रहा है। घर बैठे बैठे तो मैं तंग आ गया था। भैया एक आइसक्रीम देना। दीदी, मन करता है कि मैं भी जाके समंदर में तैरूं। अनिल, थोड़े दिनों की बात है, जब प्लास्टर उतर जाएगा तो जरूर तैरना। ले भैया अनिल, ये मैं तेरे लिए स्पेशल आइसक्रीम लाया हूँ। थैंक यू गौतम भैया। दीदी, अब आप लोग मेरे लिए कुछ सीपियां तो इकट्ठी कर दीजिए। और तुम यहाँ अकेले रहोगे? क्या हुआ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। वाह भाई। मैं आइसक्रीम खाऊंगा और अपनी कॉमिक्स पढ़ूंगा। चलो आशा, हम बच्चे बनकर अनिल के लिए सीपियां ढूंढें। देखो, गिराना नहीं। दिल ने तड़प तड़प के तड़पना सिखा दिया, इनाम अब मिले के सजा सर झुका दिया। दिल ने तड़प तड़प के तड़पना सिखा दिया, इनाम अब मिले के सजा सर झुका दिया। दीवाना करके छोड़ दे जो एक जमाने को, दीवाना करके छोड़ दे जो एक जमाने को, मुझको उसी निगाह ने इंसान बना दिया, मुझको उसी निगाह ने इंसान बना दिया। इनाम अब मिले के सजा सर झुका दिया। बस इतना जानता हूँ मुझे तुमसे प्यार है, और प्यार में ना जीत किसी की न हार है। इसके सिवा जो याद था सब कुछ भुला दिया, इसके सिवा जो याद था सब कुछ भुला दिया। इनाम अब मिले के सजा सर झुका दिया। दीवाना करके छोड़ दे जो एक जमाने को, मुझको उसी निगाह ने इंसान बना दिया। गौतम, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। गाना रोना तो सबको आता है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा बजाती हो। गौतम देखो, आज मैंने ये बाजा तुम्हारे हाथों से ले लिया और तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया। ये तो सच है। क्यों गुस्सा नहीं आया आशा? इसलिए कि ये बाजा मैंने तुमसे छीना नहीं, तुम्हारी मर्जी से लिया है। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर आशा जानती हो इस दुनिया में सबसे अक्लमंद, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लड़की कौन है? कौन है? तो तुम हो। अब तुम सचमुच पागलों जैसी बातें कर रहे हो। चलो, अनिल हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो।
मैं कहता हूं अगर हमने इस बेवकूफ गौतम के पागलपन का तोड़ नहीं सोचा तो ये एक दिन हमें पागल बनाकर छोड़ेगा। मगर मिस्टर शर्मा, हमें डायरेक्टर्स की मीटिंग का तो इंतजार करना चाहिए। हाँ देखे तो सही, ये कंपनी का नया इंतजाम किस ढंग से करना चाहता है। मैं जानता हूं ये नया इंतजाम किस ढंग से करना चाहता है। आप जानते हैं क्या करना चाहता है? यस एग्जैक्टली, व्हाट डज ही वांट? तो सुनिए, जो पागलपन उसके बाप को था वही बेटे को होता जा रहा है। ओह माय गॉड, बाप की बीमारी इसको भी हो गई। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मगर मिस्टर शर्मा, गौतम आजकल बड़े टेढ़े सीधे सवाल कर रहा है अपने माँ बाप के बारे में। जरूर उसे कोई चालाक आदमी पट्टी पढ़ा रहा है। आदमी नहीं, औरत। ये सब बातें उस जर्नलिस्ट छोकरी आशा के दिमाग से निकली हैं। लेकिन इस मामले में छानबीन करने से उसे क्या मिलेगा? यही कोई 50 लाख रुपए। You don't have to be crazy to work here, but it helps. आशा जी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? फूल चंद्र जी, जरा बच के रहिए, कहीं चोट न लग जाए। घंटी बज गई। हेलो गौतम, मुझे तुम्हारे पिताजी के बारे में बहुत अजीब बात मालूम हुई है। अभी मिल सकते हो इसी वक्त? हाँ हाँ जरूर आशा, मगर कहाँ? वहाँ संगम रेस्टोरेंट में। मगर सुनो, टैक्सी में आना, तुम्हारी गाड़ियाँ पहचानी जाती हैं। मिस्टर शर्मा, और कुछ है सब? कुछ नहीं। आशा, अब बताओ तुम्हें क्या मालूम हुआ है? पहले ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिताजी देहांत से पहले क्या करते थे? एक बार आंटी से पूछा था तो उन्होंने कहा था वही किया करते थे जो 1 करोड़पति बाप के बेटे किया करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है गौतम। तुम्हारे पिताजी तो वो करते थे जो करोड़पति बाप के बेटे कभी नहीं किया करते। तो वो क्या करते थे? सन 42 में वो आजादी के आंदोलन में जेल गए। उस पर तुम्हारे दादा सर उत्तम चंद्र आपस से बाहर हो गए। उन्होंने अपने इकलौते और बिन माँ के बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिर क्या हुआ? जब तुम्हारे पिताजी जेल से बाहर निकले और उन्हें यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपना नाम अशोक चंद्र से अशोक भारती रख लिया ताकि अपने बाप से उनका कोई रिश्ता न रहे। मुझे तो ये सब एक कहानी मालूम होती है। यही नहीं, उन्होंने एक हरिजन लड़की से जिसने उनके साथ सत्याग्रह किया था शादी कर ली। तुम उसी शादी की औलाद हो। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अखबारों की पुरानी फाइलों में ढूंढने से बहुत कुछ मिल जाता है। फिर क्या हुआ? जब उनका देहांत हुआ, तुम्हारे पिताजी मजदूरों के इनकलाबी लीडर थे। सन 52 में तुम्हारे दादाजी की मिल में स्ट्राइक हुई। मालिक के आदमियों ने बाहर से मजदूरों को लाकर स्ट्राइक को तोड़ना चाहा। ट्रकों में भर भर के लोगों को ला रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने अपने साथियों से कहा, हम गेट के सामने सड़क पे लेट जाएंगे मगर ट्रकों को अंदर न जाने देंगे। फिर क्या हुआ? मिल के मैनेजर ने तुम्हारे दादाजी को फोन किया, कहा मजदूर सड़क पे लेटे हुए हैं, ट्रकों को अंदर नहीं जाने देते, आपका हुक्म चाहिए। उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने कहा ट्रकें अंदर जाएंगी चाहे कोई भी रास्ते में लेटा हो। दो आदमी ट्रकों के नीचे आकर मारे गए और उनमें से एक मेरे पिताजी थे। आशा, क्या ऐसा होता है? कैसा हो सकता है कि एक बाप अपनी दौलत पोजीशन की खातिर अपने बेटे की जान ले ले? कहा जाता है सर उत्तम चंद्र को नहीं मालूम था कि सड़क पे लेटने वालों में उनका बेटा भी था, मगर जो लेटे थे उनमें से हर एक किसी बाप का बेटा था। कहते हैं बेटे की मौत ने उनके दिल को ऐसा झटका दिया कि 2 महीने बाद वो हार्ट अटैक में चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने सारी जायदाद अपने पोते यानी तुम्हारे नाम कर दी। मगर मेरी माँ का क्या हुआ? इसके बारे में अखबारों में कुछ नहीं मिला। कितने महान थे तुम्हारे पिताजी,
अपने उसूलों के लिए जान दे दे। आशा, आज मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है, मगर डर के मारे दिल भी धड़क रहा है। इतने बड़े आदमी का बेटा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। अब ये लोग इस तस्वीर को लेकर स्कैंडल फैलाएंगे, गंदी गंदी बातें लिखेंगे। लिखने दो आशा। अब इस सोसाइटी से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है, और यही ऐलान करने के लिए कल मैं उन तमाम जगहों पे जाना चाहता हूं जहां मैं पहले जाया करता था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ। गुड इवनिंग मैडम। आओ आशा। सलाम गौतम साहब। क्यों भाई, कैसे हो? ठीक है साहब, बहुत दिन बाद आए साहब। थैंक यू। तुमको ये सब लोग जानते हैं? कभी मैं यहाँ रोज आया करता था माया के साथ। ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर शी इज। हाय गौतम। हाय माया। हाय। गोगी को तो तुम जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। ये है आशा प्रेमचंद, और आशा ये है मिस माया रानी, और ये है इनके प्यारे दोस्त जिनको सब प्यार से गोगो, आई एम सॉरी, गोगी कहते हैं। हाय। हाय। नमस्ते। हाय गौतम, हाउ आर यू? हेलो, ये है आशा प्रेमचंद, और आशा ये है मेरे पुराने दोस्त सतीश। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ है? इतने दिन से नजर नहीं आए। आज के बाद भी शायद नजर नहीं आऊंगा। क्यों, फॉरेन जा रहे हो क्या? कुछ ऐसा ही समझो। बड़े लकी हो यार। कहाँ जा रहे हो? पेरिस, स्विट्जरलैंड या लंदन? सतीश, इन सब मुल्कों से भी बहुत दूर। चलो आशा। यह गौतम ही बड़ा पागल आदमी है। पहले तो रैश ड्राइंग में जेल गया, और अब इस लड़की के साथ काला पानी जाने का इरादा है। लेडीज, मेरा मतलब है लेडी एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मोटर का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे ये बाल बाल बच गए। मगर ये तो इन्होंने जरूर सीख लिया होगा कि तेज रफ्तार से चलना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वो मोटर कार हो या कारोबार। वाह वाह, क्या बात कही है मिस्टर शर्मा ने। अब हम गौतम चंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि वो बोर्ड के सामने अपने विचार प्रकट करें। नोट डाउन एवरीथिंग। ओके। आंटी जी, जेंटलमैन, आप सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, ज्यादा तजुर्बेकार हैं, फिर भी आपने मुझे चेयरमैन बनाया है। भला क्यों? इसलिए ना कि कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे नाम से हैं, मगर वो रुपया जिससे ये सब शेयर्स खरीदे गए मैंने अपनी मेहनत से नहीं पैदा किया था, अपने दादा से विरसे में पाया था। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे क्या हक है इस तमाम रुपए पर कब्जा करने का, इस बड़ी बिजनेस को कंट्रोल करने का? एक बात और बताऊं, हर रात को 12 बजे कपड़े से लदी हुई एक ट्रक हमारी मिल से बाहर निकलती है, चोरी से। गवर्नमेंट को धोखा दिया जाता है, और साथ में शेयर होल्डर्स को भी। क्यों मिस्टर शर्मा, ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या कह रहे हैं आप? इस महंगाई के जमाने में हमारी मिलों के मजदूर भूखों मर रहे हैं, और हम, आप और मैं मिस्टर शर्मा, हम एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं, बड़ी बड़ी विलायती मोटरों में घूमते हैं, और पेट्रोल को कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों मिस्टर शर्मा? जी, वो मैं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। सच कहता हूं, मेरा तो इस चोरी और बेईमानी के माहौल में दम घुटने लगा है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपने तमाम शेयर बेचकर उस रुपए से अपने दादा के नाम पर एक बड़ा अस्पताल बनाऊं, जहां गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त हो सके। मगर चेयरमैन साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो कंपनी की साथ जाती रहेगी, मुमकिन है दीवाना निकल जाए। अरे भाई गौतम, अपना ना सही, हमारा तो सोचो। चेयरमैन साहब, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने अपनी स्कीम के बारे में इनकम टैक्स एडवाइजर्स और कंपनी लॉ के एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया है? जी हां, मैंने मशवरा किया है, अपनी आत्मा से, अपने जमीर से। मैंने कहा था ना कि मैं कंपनी को नए ढंग से चलाना चाहता हूं। सच बात तो यह है कि मैं अपनी जिंदगी को नए ढंग से चलाना चाहता हूं। गौतम गरीब बच्चों के लिए अस्पताल बनाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
मगर मेरी राय में इस मामले में चेयरमैन साहब को एक हफ्ता और सोच विचार कर लेना चाहिए। चेयरमैन साहब, बस एक हफ्ता। मुझे कोई इतराज नहीं। एक हफ्ते के बाद मीटिंग फिर होगी। नोटेड। यस सर। तो आज की मीटिंग बर्खास्त की जाती है। गौतम, तुम घर चल रहे हो? आप चलिए, मैं आता हूं। दादाजी, आपने मेरे पिताजी को अपनी दौलत से मार डाला था, लेकिन मैं आपकी दौलत से और आपके नाम से अनिल जैसे गरीब और बीमार बच्चों के लिए इतना बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा कि दुनिया आपको हमेशा याद करेगी। मैं मिस्टर गौतम चंद्र से बात करना चाहती हूँ। क्या कहा? उनकी तबीयत खराब है? बहुत खराब है? गौतम, तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे ना? क्या चाहते हैं आप? हम तुम्हें एक खास अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, जहां पर तुम्हारा इलाज हो सके। पागल खाने में? अरे भाई, अब न कोई पागल है न पागल खाने हैं। सिर्फ दिमागी मरीजों के लिए खास अस्पताल है, जहां उनके इलाज के लिए हर किस्म का इंतजाम है। प्राइवेट रूम्स हैं, सैर करने के लिए बाग बगीचे हैं। वहां तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ इस कागज पर साइन कर दो। हाथ बंधे हों तो आप दस्तखत कर सकते हैं। ऑर्डरली, गौतम साहब के हाथ खोल दो। ठहरो। अब बोलिए, व्हील चेयर पर जाना पसंद करेंगे या स्ट्रेचर पे? व्हील चेयर पर। लो भाई, मुबारक हो। वो जो अपना गौतम सेठ था ना, उसे एक पागल समाज ने पागल करार दे दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे जालिमो, मेरे बच्चे को मुझसे मेरे बच्चे को मुझसे बच्ची। तुम प्रेस वाले बड़े संगदिल होते हो। कोई बेचारा मरे या पागल हो जाए, मगर तुम्हें फ्रंट पेज का मसाला चाहिए। मगर ये तो सोचिए डॉक्टर साहब, अगर हमारे जैसे अखबार भी आवाज न उठाएं तो जुल्म और जुर्म, करप्शन और काले धंधे कितने बढ़ जाएं। मगर गौतम चंद्रा के केस में ना तो जुल्म है ना जुर्म। वो बेचारा यहाँ आराम और इलाज के लिए आया है। भाई सॉरी, मैं एक प्रेस रिपोर्टर को भेजकर उसका दिमाग और परेशान नहीं करना चाहता। मगर इतना तो बता दीजिए डॉक्टर साहब कि वो कैसा है, वक्त कैसे काटता है। भाई वैसे तो वो बिल्कुल शांत है। रात उसने अपना बाजा भी बजाया था, मगर फिर एक अजीब बात हुई। क्या हुआ डॉक्टर साहब? गौतम चंद्रा को कुछ नहीं हुआ, मगर एक बेचारी औरत जो 20 बरस से वीमेंस वार्ड में पड़ी हुई है, जो कभी बोलती नहीं थी, हम समझते थे वो गूंगी है, मगर जैसे ही उसने इस बाजे का संगीत सुना
उसने अपना सर जाली पर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी जैसे कि उसे इसका बच्चा छीन कर ले जा रहा हो। तो हमें गौतम चंद्रा से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि वो अपना संगीत बंद कर दे। बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर साहब, कम से कम मैं उस औरत से तो मिल सकती हूँ? हाँ, ये हो सकता है। मुझसे डरो नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वार्डन नहीं हूँ। मैं भी किसी को खोजती हुई आई हूँ। तुम मेरी मदद करोगी माँ? माफ करना, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, सिर्फ एक छोटा भाई है। परसों से किसी को माँ नहीं कहा। फिर कहो माँ, फिर कहो माँ, मेरी मदद करो माँ। डर मत गौतम, मेरे लाल, मेरे होते तुझे कौन जबरदस्ती ले जा सकता है? मारे, मारे। गौतम चंद्र वल्द अशोक चंद्र एलियस अशोक भारती, तुम अब अपने दादा सर उत्तम चंद्र की सारी जायदाद के कानूनी वारिस हो। तुम्हारे दादा ने हमें तुम्हारा गार्डियन और ट्रस्टी मुकर्रर किया है। जब तक तुम बालिग न हो जाओ, हम तुम्हारी। तुम पागल हो, 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 तुम पागल हो। माँ, माँ, मैं वचन देती हूँ आपका गौतम आपको मिल जाएगा। आपका गौतम माँ, आपका गौतम, गौतम। बेटी, अच्छा लगता है, फिर कहो माँ। बेटी, तुम मेरे गौतम को जानती हो? वो अच्छा तो है ना? हाँ माँ, मगर वो भी आपकी तरह बड़ी मुश्किल में है और सिर्फ आप ही उसकी मदद कर सकती हैं। अगर आप फिर दुख के समंदर में डूब के चुप ना हो जाएं। मैं अपने गौतम को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आप तो सब कुछ करेंगी, मगर एक औरत और है जिसकी गवाही गौतम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हेलो मिस आशा प्रेमचंद, BALLB, एडवोकेट, बैठिए। लगता है आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, खूब याद आया। हमारी आपकी तो रिश्तेदारी है। जी? हाँ, गौतम के रिश्ते से। लगता है झूठा खाना आपको अच्छा लगता है। देखिए मिस माया रानी, मैं जली कटी बातें न करने आई हूँ न सुनने आई हूँ। ये मामला बहुत सीरियस है। गौतम की जान और इज्जत दोनों खतरे में है। कुछ लालची और जालिम लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करा दिया है। उसने जरूर कोई पागलों जैसी हरकतें की होंगी। आप कभी उससे प्यार करती थी, या कम से कम वो आपसे प्यार करता था? आप चाहती क्या हैं? मैंने सुना मिस्टर शर्मा आपको गवाह बनाकर अदालत में पेश करने वाले हैं। वो चाहते हैं, मगर मैंने अभी तक हाँ नहीं की। गौतम की वकील की हैसियत से मैं भी चाहूंगी कि आप जरूर गवाही दें। ये जानते हुए भी कि मेरी गवाही आपके खिलाफ जा सकती है? अगर आप गौतम को सचमुच पागल समझती हैं तो जरूर कहिए। मैं आपसे झूठ बोलने को नहीं कहूंगी। बड़ी मेहरबानी है आपकी। लोग कहते हैं किसी औरत के प्यार को ठुकरा दिया जाए तो वो जलन के मारे कुछ भी कर सकती, कुछ भी कह सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कोई भली औरत किसी को दुख देने के लिए झूठ नहीं बोलेगी। ये आपको किसने कह दिया कि मैं भली औरत हूँ? देखिए मिस प्रेमचंद, मैं आपसे कोई वादा नहीं करती। मैंने तो अभी तक ये भी तय नहीं किया कि मैं गवाही दूंगी या नहीं। गुड बाय मिस प्रेमचंद। नमस्ते माया जी।
हमने कभी नहीं देखा। तुम चुप रहो जी। मम्मी, ये लड़की गौतम की वकील है और उसकी नई गर्लफ्रेंड भी। फिर यहाँ क्यों आई वो? मेरे ख्याल में क्यों लेने आई थी कि अगर मैं मुकदमे में पेश हुई तो क्या कहूँगी। तो फिर तुमने क्या कहा? तुम चुप रहो ना प्लीज। हाँ बेटा, फिर तुमने क्या कहा? मम्मी, मैंने कहा कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि मैं गवाही दूंगी या नहीं। लेकिन बेटा, गवाही तो तुम्हें जरूर देनी चाहिए। आखिर तुम्हें इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है बदला लेने के लिए। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, और वो भी एक ऐसी मामूली लड़की के लिए। ये पागलपन नहीं है तो फिर क्या है? एग्जैक्टली, यही तो मिस्टर शर्मा भी कह रहे हैं। तुम चुप रहो जी प्लीज। माँ बेटी के दरमियान बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा जी। गोविंदा, कहाँ मर गया उल्लू का पट्टा? जी हुजूर। जाओ, विस्की और सोडा हमारे कमरे में रख दो। चलो जाइए। हाँ जी बेटा, फिर क्या इरादा किया है तुमने? मम्मी, मैं गवाही जरूर दूंगी। ओह, समझा समझा। अगर मुकदमा जीते तो और भी मिलेगा। मिस्टर गौतम चंद्र का वकील कौन है? मैं हूँ योर वर्शिप। और चंद्र एंटरप्राइज की तरफ से कौन है? आई योर वर्शिप। मिस आशा प्रेमचंद, आप इस अदालत में मुकदमा लेके आई हैं कि मिस्टर गौतम चंद्र पागल नहीं है, उनको पागल करार दिया गया है। आपका ख्याल है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? योर वर्शिप, साजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अदालत के सामने वो कागजात पेश किए हैं जिन पर मिस्टर गौतम चंद्रा के दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपनी दिमागी सेहत के बारे में शक है और वो चाहते हैं कि उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए। योर वर्शिप, दुनिया में ऐसे पागल तो हैं जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन आज तक किसी पागल ने अपने आप को पागल नहीं कहा सिवाय मिस्टर गौतम चंद्र के। मैं पूछती हूँ, अगर आज मिस्टर गौतम एक दूसरा बयान दे दें कि अब उन्हें अपनी दिमागी सेहत पर कोई शक और शुबा नहीं, तो क्या उन्हें असाइलम से छोड़ दिया जाएगा? योर वर्शिप, ये कभी नहीं हो सकता। अब सिर्फ मिस्टर गौतम चंद्रा का कहना काफी नहीं है। हमारे पास उनको पागल साबित करने के लिए कितने ही गवाह मौजूद हैं। तो मेरी इतनी ही दरखास्त है कि उन गवाहों को पेश किया जाए। लिली डिसोजा, क्या तुम समझती हो कि मिस्टर गौतम चंद्र खतरनाक पागल हैं? जी हाँ साहब, बिल्कुल पागल हुजूर। एक दिन गौतम साहब इतना बड़ा खुला उत्तरा लेकर अपना गला काटने वाले थे कि मैं चीख पड़ी। बाबूराम राठौर। हुजूर, गौतम साहब मोटर चलाते थे, मुझे तो बहुत डर लगता था। स्टीयरिंग व्हील छोड़कर बाजा बजाने लगते थे। आखिर एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया हुजूर। रामचंद्र इलायस रामू। हुजूर, मुझे तो उसी वक्त सुबह हो गया। गौतम साहब को दिमाग ठीक नहीं है, जब मुझे रामू के बजाय भीखू कहकर बुलाने लगे। राधाबाई उत्तम चंद्र। आपको कैसे शुबा हुआ कि आपके भतीजे का दिमाग खराब है? मुझे तो शुरू से ही शुबा था जनाबे वाला। इसकी माँ बेचारी भी पागल थी। गौतम नॉर्मल तो कभी नहीं था। इतना बड़ा हो गया मगर बच्चों की तरह बाजा बजाता रहता था, पागलों की तरह मोटर तेज चलाता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, अपना 4000 का पलंग छोड़कर जमीन पर सोने लगा। मुझे तो उसकी जान की तरफ से बड़ी चिंता होने लगी जनाबे वाला। थैंक यू राधाबाई। योर विटनेस। श्रीमती राधाबाई, आपके ख्याल में जमीन पर सोना पागलपन की निशानी है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या बंबई की आधी आबादी पागल है जो जमीन पर सोती है? और उसमें से 5 लाख लोग फुटपाथ पर सोते हैं। क्या वो भी सब पागल है? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस प्रेमचंद, आप कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए गैर जरूरी सवाल उठा रही हैं। सॉरी योर वर्शिप। राधाबाई, आपने कहा कि गौतम चंद्र की माँ भी पागल थी। इस थी से आपका क्या मतलब? 20 बरस पहले मर गई बेचारी। पागलपन के दौरे में उसने अपने कपड़ों में आग लगा ली थी। 20 बरस पहले वो मर गई थी। राधाबाई का यह बयान नोट किया जाए योर वर्शिप। माया सोनाचंद। मिस सोनाचंद, क्या आप मिस्टर गौतम चंद्रा को जानती हैं? जानती थी, बहुत करीब से। आपको कभी उनसे अकेले में मिलने का इत्तेफाक हुआ है? हम अक्सर अकेले ही मिला करते थे। आपको कभी शुबा हुआ कि वो पागल हैं? जी हाँ,
अक्सर हुआ है, आखिरी बार खास तौर पर। उस वक्त क्या हुआ था? माफ कीजिएगा जनाबे वाला, पर सच ये है, मैं घर में बैठी एक दोस्त के साथ शराब पी रही थी। गौतम अचानक हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए आया और मेरे दोस्त को देखकर उसकी आंखों में से आग निकलने लगी। अगर उसके हाथ में पिस्तौल होता तो वो हम दोनों का खून कर देता और शायद अपना भी। फिर वो धड़ से दरवाजा बंद करके चला गया। मैंने सुना उसी रात उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो जेल चला गया। ये सब पागलपन नहीं तो और क्या है? थैंक यू मिस सोनाचंद, योर विटनेस। मिस सोनाचंद, क्या ये सच है कि गौतम आपसे बहुत मोहब्बत करता था? जी हाँ, पागलों की तरह। पागलों की तरह? जी हाँ, वो बेचारा सच्ची मोहब्बत करता था। इसी को लोग आज पागलपन कहते हैं। मगर इस पागलपन की कदर मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो मेरी जिंदगी से निकल गया। That will do, Miss सोनाचंद। Thank you, Maya. भीखू चंद सोहनलाल। ये दोनों गवाह आप साथ में पेश करना चाहते हैं? योर वर्शिप प्लीज, ये दोनों साथ में ही गवाही देना चाहते हैं। ऑलराइट, एज ए स्पेशल केस। तुम लोगों ने मिस्टर गौतम चंद्रा को पहले कब और कहां देखा? जेल में सरकार। सरकार, मैंने तो पहले ही दिन सोहन से कह दिया था कि अपना गौतम सेठ बिल्कुल पागल है। इतना पागल है हजूर कि जेल के वार्डन को कभी रिश्वत देने का कोशिश भी नहीं किया। सरकार, पागल ना होता तो हमारे जैसे चोर उचक्कों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देता और अपने साथ बिठाकर चाय पिलाता, केक खिलाता। मूसा तो तू भूल ही गया। बिल्कुल पागल है हजूर। अक्लमंद आदमी तो झूठी गवाही के लिए 100-100 के नोट देते। और इस पागल ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। सरकार, भगवान करे दुनिया में सेठ भाई जैसे 2-4 पागल और पैदा हो जाए। योर वर्शिप, ये दोनों झूठे हैं, चोर हैं, जेब कतरे हैं, गिरे कट हैं और दोनों आपके गवाह हैं। योर वर्शिप, और अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिसकी राय दिमागी बीमारियों के बारे में आखिरी और कतई समझी जाती है। डॉक्टर सेठी। डॉक्टर सेठी, आपने गौतम चंद्रा को कब देखा था? 8 दिन हुए, इसी महीने की 7 तारीख को। देखने के बाद आपने क्या राय कायम की? It was an advanced case of deep melancholia plus schizophrenic alienation leading to violent fits of aggression and self-destruction. क्या आप आसान जबान में अपनी राय बता सकते हैं? भयानक और भयंकर पागलपन। रोगी को दिमागी अस्पताल में रखना क्यों जरूरी था? ऐसी हालत में वो कुछ भी कर सकता था, आत्महत्या कर सकता था, किसी का खून कर सकता था। क्या ऐसा रोगी करोड़ों की बिजनेस की देखभाल कर सकता है? हरगिज नहीं। थैंक यू, योर विटनेस। डॉक्टर सेठी, गौतम चंद्र को देखने के लिए आपको किसने बुलाया था? मिस्टर शर्मा ने। और फीस कितनी मिली थी आपको? 1000 रुपए। इसका केस से क्या ताल्लुक? थैंक यू डॉक्टर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। योर वर्शिप, हमने गवाहों की मदद से यह साबित कर दिया है कि मिस्टर गौतम चंद्रा को दिमागी अस्पताल में रखना जरूरी था, उनकी जान की खातिर, उनकी बिजनेस की खातिर। दैट्स ऑल योर वर्शिप। मिस प्रेमचंद, आपको कुछ कहना है? जी हाँ योर वर्शिप, यहाँ कहा गया है कि गौतम चंद्र को यह बीमारी अपनी माँ से मिली है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक गवाह पेश करना चाहती हूँ। पार्वती देवी। जनाब वाला, जिन लोगों ने मिस्टर गौतम को पागल बनाया है, उन्हीं लोगों ने इस बेचारी को पागल खाने में डाल रखा था। राधाबाई का कहना है कि गौतम की मां मर चुकी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ योर वर्शिप, फिर ये कौन है? योर वर्शिप, ये एक पागल औरत है और कानून एक पागल की गवाही को नहीं मान सकता। मिस प्रेमचंद, क्या यह सच है कि तुम्हारी गवाही इस वक्त पागल खाने से लाई गई है? जी जनाब, मगर वो। आई एम सॉरी मिस प्रेमचंद, ऑब्जेक्शन सस्टेन। नर्स, उनको आराम से ले जाइए यहाँ। योर वर्शिप, मिस्टर गौतम चंद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, जिसका मकसद यह है कि वो अपने रुपए और जायदाद को गरीबों के फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। और इससे पहले कि ये लोग मुझे भी पागल बनाकर मेरा मुंह बंद कर दें, मैं ये कहना चाहती हूँ
कि चंद्रा एंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लास्ट मीटिंग में मिस्टर गौतम चंद्र ने यह ऐलान किया था कि वो अपने तमाम शेयर्स बेचकर अपनी सारी दौलत से बच्चों का एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। योर वर्शिप, ये सब एक फर्जी कहानी है। मुझे मिस्टर शर्मा ने बताया है कि न ऐसी कोई मीटिंग हुई, न मिस्टर गौतम चंद्रा ने ऐसी कोई तजवीज पेश की। मुझे लगता है कि शायद मिस्टर गौतम चंद्रा के बीमार दिमाग ने कोई सपना देखा है। पागलपन इसी को कहते हैं जब इंसान सच को झूठ और झूठ को सच समझने लगता है। मिस प्रेमचंद, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है। आपके पास इसका कोई सबूत है कि ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें मिस्टर गौतम चंद्र ने ऐसी कोई तजवीज पेश की थी? योर वर्शिप, सबूत पेश करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। मुकदमा कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। मुकदमा मुलतवी नहीं हुआ आशा, हम मुकदमा हार गए। यूं कहो इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। अभी तो तुमने दुनिया से मुकाबला करना शुरू ही किया है। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था कि तुम इस मामले को कोर्ट में ले जा सकोगी। तो हमने जो सोचा था वही हुआ। मुकदमा अदालत में आ गया। कितने ही लोगों ने तुम्हारे हक में गवाही दी। सोहन ने, भीखू ने, यहाँ तक कि माया ने। मैं उन सब का आभारी हूँ, मगर भरी अदालत में मेरी माँ का कितना अपमान हुआ। उन्हें पागल कहकर वहां से निकाल दिया गया। आशा, तुमने पूरी कोशिश कर ली, अब मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। शायद मैं सचमुच ही दीवाना हूँ। मुमकिन है ये बोर्ड मीटिंग भी सिर्फ मेरे पागल दिमाग में हुई हो। नहीं गौतम, तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। ये सब उन लोगों की साजिश है। उस मीटिंग का जरूर कोई रिकॉर्ड होगा। मीटिंग हुई होगी तो रिकॉर्ड भी जरूर होगा। हर मीटिंग का पूरा हाल नीले रंग की मिनट्स बुक में लिखा होता है, मगर कंपनी के ऐसे सब जरूरी कागज मिस्टर शर्मा के कमरे में बंद रहते हैं। ये बताओ, वो सोहन जो तुम्हारे साथ जेल में था, क्या जुर्म किया था उसने? सोहन ने किसी बैंक के सेफ का ताला तोड़ा था। वाह, तू तो कमाल है यार। उनका पुराना धंधा है भीखू। यार भीखू, अपन तो सेठ भाई से कसम खाया था कि ये काम कभी नहीं करेगा। अरे ये काम भी तो हम सेठ भाई के लिए कर रहे हैं। तू खोल। बोलता है पार्टनर, कर दो पार। नहीं, वो देख रहा है। कौन? भगवान। तुम ठीक बोलता है, रख देता हूँ। ये देख, इसमें कौन सा चौपड़ी है। ये मुझको दे, देख। अरे ये होगी नीली वाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो ले, मैं फूटा। योर वर्शिप, ये है सबूत की मीटिंग हुई और उसमें गौतम चंद्र ने अपने शेयर के रुपए से अस्पताल के लिए ट्रस्ट बनाने की तजवीज पेश की। ये है उस साजिश की बुनियाद जो मिस्टर शर्मा, राधाबाई और डायरेक्टर ने गौतम चंद्र को पागल साबित करने के लिए तैयार की। योर वर्शिप, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक साजिश का सबूत अदालत में पेश करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें मालूम हुआ है कि मिस आशा प्रेमचंद गौतम चंद्रा से प्रेम का नाटक खेल रही हैं। इस तरह वो एक भोले भाले और कमजोर दिमाग के नौजवान से शादी करके उसकी लाखों बल्कि करोड़ों की जायदाद की मालिक बनना चाहती है। मैं चाहता हूँ मिस आशा प्रेमचंद को गवाहों के कटघरे में खड़ा किया जाए। मिस प्रेमचंद, आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? यस योर वर्शिप। मिस प्रेमचंद, आप ये कहती हैं कि आप मिस्टर गौतम चंद्रा से मोहब्बत करती हैं? मैं ये कहती नहीं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। आपको आजाद अखबार से तनख्वाह क्या मिलती थी? 525 रुपए माहवार। और जिस वक्त आपको इस मोहब्बत का बुखार चढ़ा, उस वक्त मिस्टर गौतम चंद्रा की जायदाद की मालियत कितनी होगी? मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही उनकी जायदाद में। दिलचस्पी थी या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। इस जायदाद की मालियत के बारे में कुछ अंदाजा तो होगा आपको? कहा जाता है 50-60 लाख से ज्यादा की जायदाद है। योर वर्शिप, कुछ देर पहले मिस प्रेमचंद साजिश और कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही थी। यह है वो असल साजिश। एक गरीब मगर चालाक लड़की अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक कमजोर दिमाग के अमीर नौजवान की जायदाद की मालिक बनना चाहती है। ये झूठ है, ये झूठ है। आप मेरी इज्जत पर, मेरी मोहब्बत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। मिस्टर गौतम चंद्र, आपको कुछ कहना है? गौतम भैया, दीदी ने मेरी टांगों का प्लास्टर उतार दिया है।
ऑर्डर ऑर्डर। ये कौन बच्चा है? इसको कोर्ट से बाहर ले जाओ। जनाबे आला, इस बच्चे को कुछ मत कहिए। इसी बेचारे की टांगे मेरी मोटर से कुचली गई थी। इसी की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। और आज अगर मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं तो सिर्फ इसके कारण। इजाजत। जनाबे वाला, इन सब लोगों का कहना है कि मैं पागल हूं इसलिए कि मैं ये पुराना बाजा बजाता हूं। मैं समझता था कोई भी बाजा बजाना ना पाप है, न जुर्म है और ना ही कोई पागलपन की निशानी है। जब भी कोई आदमी बहुत खुश होता है या बहुत परेशान होता है या किसी बात पर बहुत सोच विचार करता है तो अपने दिमाग के सहारे के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। कोई मूछें मरोड़ता है और कोई बाजा बजाता है, कोई गीत गुनगुनाता है और कोई पेंसिल चबाता है जैसे कि बैरिस्टर साहब चबा रहे हैं, और कोई पेपर वेट को लट्टू की तरह घुमाता है जैसे माफ कीजिएगा आप कर रहे हैं। मगर ये बाजा सिर्फ बाजा ही नहीं, ये मेरा बचपन है, ये मेरी मां की निशानी है, ये मेरी गरीब मां ने मुझे 5वीं सालगिरह पर दिया था, जिसके 2 दिन बाद ही मुझे उसकी गोद से छीनकर दौलत की गोद में डाल दिया गया। मेरे बाप तो पहले ही मेरे दादा के एक ट्रक के नीचे आकर जान दे चुके थे। मुझे कहा गया था मेरी मां ने पागलपन में अपने कपड़ों में आग लगा दी थी, मगर कल मुझे मालूम हुआ कि वो न मरी थी न पागल हुई थी, बल्कि उन्हें झूठ मूठ पागल बनाकर पागलखाने में बंद करा दिया गया था। जनाबे वाला, मैं पहले भी हाथ छोड़कर मोटर चलाता था, पहले भी माउथ ऑर्गन बजाता था, पहले भी कत्थरों रेजर से शेव करता था। तब किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं पागल हूं, इसलिए कि मेरी आमदनी का बड़ा हिस्सा उन लोगों की जेबों में जाता था। वो चाहते थे कि मेरी बिजनेस को अपने ढंग से और अपने काले धंधे के फायदे के लिए चलाएं, गवर्नमेंट को और शेयर होल्डर्स दोनों को धोखा दें। लेकिन जब मैंने उनके हथकंडे जान लिए और अपनी बिजनेस को उनके हाथों से लेकर उसका सारा मुनाफा और अपनी शेयर्स की सारी कीमत को एक बच्चों के अस्पताल को दान देने का इरादा किया, तब मैं उनको पागल नजर आने लगा। मुझे अफसोस है इन लोगों में मेरे पिताजी की छोटी बहन भी शामिल है, जिनको मैंने बचपन से आज तक अपनी मां की जगह समझा था। अफसोस तो ये है कि वो कैकेयी जैसी मां साबित हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि कैकेयी ने राम को बनवास दिया और इन्होंने गौतम को पागलखाना। बैरिस्टर साहब को, उनके गवाहों को और मुमकिन है कि आपको भी मैं पागल नजर आता हूं, मगर हुजूर मुझे तो ये दुनिया ही पागल नजर आती है, जहां एक आदमी 21 कमरों में रहता है और 21 आदमी एक कमरे में रहते हैं, जहां कुत्तों को संगमरमर के टब में नहलाया जाता है और लाखों आदमी 2 बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ये दुनिया जहां एक एटम बम बनाने पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जिनसे हजारों अस्पताल और स्कूल बनाए जा सकते थे, करोड़ों भूखे बच्चों को दूध पिलाया जा सकता था। ये दुनिया जहां इंसान ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर जमीन से चांद तक की सड़क बना दी है, लेकिन ऐसी कोई सड़क आज तक नहीं बना सका जो एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाती है। जमीन और आसमान का फासला कम हो गया है, लेकिन इंसान और इंसान में फासला कम नहीं हुआ। अब आप फैसला कर सकते हैं कि पागल कौन है, मैं या ये दुनिया। थैंक यू ऑनर। इस अदालत में जो गवाहियां हुई है और जो बयान दिए गए हैं, उन सब पर सोच विचार करने के बाद इस अदालत का फैसला है कि मिस्टर गौतम चंद्र पागल बिल्कुल नहीं है। ऑनर ऑनर, वो शायद इस पूरी अदालत में सबसे समझदार आदमी है। अगर कोई उनको पागल कहता है तो इस पागल दुनिया को कितने ही और ऐसे पागलों की जरूरत है। मिस्टर शर्मा, आप किधर जा रहे हैं? बैठ जाइए, अदालत अभी बर्खास्त नहीं हुई, फैसला अभी पूरा सुनाया नहीं गया। अदालत हुक्म देती है कि चंद्रा एंटरप्राइजेज के हिसाब किताब की पूरी जांच की जाए और मिस्टर शर्मा पर और राधाबाई पर झूठी गवाहियां पेश करने के लिए मुकदमा चलाया जाए।
अरे सुना तुमने, हमारा गौतम पागल समाज की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गया।